नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी 99 में। आप देख रहे हैं लक्ष्य स्टडी 99। सो फ्रेंड, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ऑल ऑप्शन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो फ्रेंड, आज की क्लास जो है वो साइंस की होने वाली है, जो कि आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और एसएससी सीएचएसएल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड, आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत में किस रेडियोधर्मी तत्व का सर्वाधिक भंडारण है? तो फ्रेंड, प्लूटोनियम का सर्वाधिक भंडारण है। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फ्रेंड, हाइड्रोजन बम जो है हमारा वो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, विद्युत उत्पादन के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, विद्युत उत्पादन के लिए हम यूरेनियम धातु का प्रयोग करते हैं। अगला है, रेडियोधर्मी पदार्थ कौन से कण उत्सर्जित करते हैं? तो फ्रेंड, रेडियोधर्मी पदार्थ जो हमारा होता है वो अल्फा, बीटा एवं गामा कण उत्सर्जित करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण करता है? तो फ्रेंड, सूर्य अपनी ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग करते हैं। अगला है, मेसान की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है, ब्रीडर रिएक्टर से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड, ब्रीडर रिएक्टर जो हमारा जो होता है वो या एक ऐसा रिएक्टर जो विखंडित होने वाले पदार्थ को विखंडन की मात्रा से उत्पन्न करता है, वो हमारा ब्रीडर रिएक्टर कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग विकिरण चिकित्सा में क्यों किया जाता है? तो फ्रेंड, कोबाल्ट 60 जो हमारा होता है उसमें गामा किरणें होती हैं, जिसके कारण कोबाल्ट 60 का प्रयोग हमारा चिकित्सा में किया जाता है। अगला है, भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड, थ्योरियम हमारा है जो भारत में नाभिकीय ईंधनों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, भारत में अणु बम का विकास किसने किया था? तो फ्रेंड, भारत में अणु बम का विकास डॉक्टर राजा रामंत्रा ने किया था। अगला है, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रेंड, परमाणु रिएक्टर का प्रयोग हमारा आणविक भट्ठी में किया जाता है। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र हमारा तारापुर है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का कौन सा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी में स्थित है? तो फ्रेंड, नरौरा का परमाणु संयंत्र है जो भूकंपीय पेटी में स्थित है, जो कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। वर्ष 1938 में नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड, वर्ष 1938 ईस्वी में नाभिकीय विखंडन की खोज ऑटो हान एवं फ्रिट्ज स्ट्रैसमैन ने की थी। अगला है, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु कौन है? तो प्रोटॉन है, ध्यान रखिएगा, साइक्लोट्रॉन को त्वरित करने वाला अणु। अगला है, भौतिक विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं संबंधित। तो फ्रेंड, उष्मागतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण एवं उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। उष्मागतिकी के अंतर्गत हम ऊष्मा की प्रकृति, उसके संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अगला है, प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। प्रकाशिकी के अंतर्गत हम प्रकाश के उत्पादन, प्रकृति, संचरण एवं उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, ध्वनि तरंग के अंतर्गत हम ध्वनि तरंगों के उत्पादन, संचरण, प्रकृति एवं उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ध्वनि तरंगों के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा।
अगला है वैद्युतिकी। वैद्युतिकी के अंतर्गत हम वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज के उत्पादन, प्राकृतिक संचरण एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अगला है चुंबकत्व। चुंबकत्व के अंतर्गत हम चुंबक के गुणों, चुंबकीय क्षेत्र एवं उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अगला है वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत हम वैद्युत चुंबक एवं वैद्युत चुंबकीय विकिरण का अध्ययन करते हैं। अगला है माप विज्ञान। माप विज्ञान के अंतर्गत हम माप तौल की विधियों का अध्ययन करते हैं। अगला है परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणु की संरचना एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। अगला है खगोलिकी। खगोलिकी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड में स्थित मंदाकिनियों, तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों एवं अन्य आकाशीय पिंडों की उत्पत्ति, विकास तथा स्थिति का अध्ययन करते हैं। अगला है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत हम परमाणु के नाभिक की संरचना एवं नाभिक में उपस्थित कणों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के व्यवहार, प्राकृतिक नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी के अंतर्गत हम विभिन्न विकिरणों एवं रेडियो एक्टिव पदार्थों एवं मानव शरीर पर इनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं हम रेडियोलॉजी के अंतर्गत। अगला है मेटालोग्राफी। मेटालोग्राफी के अंतर्गत हम धातुओं की संरचना एवं गुणों का अध्ययन करते हैं। अगला है मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंतर्गत हम धातुओं के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की विधियों का अध्ययन करते हैं। अगला है कीमोमेटिक्स। कीमोमेटिक्स के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान की समस्याओं का गणितीय समाधान का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है फ्रेंड एपिग्राफी। एपिग्राफी के अंतर्गत हम इसमें शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। अगला है एस्ट्रोनॉटिक्स। एस्ट्रोनॉटिक्स के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। अगला है रेडियो रसायन। रेडियो रसायन, इसके अंतर्गत हम रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरणों एवं उसके उपयोगों का अध्ययन करते हैं। अगला है प्रकाश रसायन। प्रकाश रसायन के अंतर्गत पृथ्वी में प्राप्त विभिन्न उपयोगी खनिज पदार्थों को खोजने तथा प्राप्त करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है प्रकाश रसायन के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा। अगला है होलोग्राफी। होलोग्राफी के अंतर्गत लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। अगला है द्रव्य गतिकी। द्रव्य गतिकी के अंतर्गत हम गतिशील द्रव्य पर कार्य करने वाले बल, दाब तथा उसकी ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। अगला हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत हम ध्वनि तरंगों द्वारा जल के नीचे की स्थिति का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला है द्रव्य स्थितिकी। द्रव्य स्थितिकी के अंतर्गत हम स्थिर द्रव में बल, दाब एवं उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। अगला है काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक्स के अंतर्गत हम शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं। अगला है आरोलॉजी। आरोलॉजी के अंतर्गत हम पर्वतों की उत्पत्ति, संरचना, विकास तथा इनसे पृथ्वी पर पड़ने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। अगला है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी के कंपन, भूकंप, विस्तार, पूर्वानुमान का अध्ययन किया जाता है। अगला है सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी के अंतर्गत चंद्रमा की संरचना, गति एवं स्थिति का अध्ययन किया जाता है सेलिनोलॉजी के अंतर्गत। अगला है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स के अंतर्गत विभिन्न तंत्रों में हो रही प्रक्रियाओं का अध्ययन, नियंत्रण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अगला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी के अंतर्गत उसमें समय एवं अवधि का अध्ययन किया जाता है। अगला है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी के अंतर्गत हम सापेक्ष गतिशील सतहों के मध्य लगने वाले बल का अध्ययन करते हैं। अगला है हायरोलॉजी। हायरोलॉजी। हायरोलॉजी, इसके अंतर्गत समय का मापन किया जाता है। ध्यान रखिएगा। हायरोलॉजी के अंतर्गत हम समय का मापन करते हैं। अगला है सूक्ष्म यांत्रिकी।
सूक्ष्म यांत्रिकी, इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म कणों की गति एवं व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगला है निम्न तापिकी। निम्न तापिकी के अंतर्गत हम इसके अंतर्गत निम्न ताप उत्पन्न करने की विधियों का एवं निम्न ताप पर पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं। अगला है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके अंतर्गत हम विभिन्न पदार्थों के वर्णक्रम प्राप्त कर उनके आधार पर उनकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है क्रिस्टोलॉजी। क्रिस्टोलॉजी, इसके अंतर्गत हम प्रायोगिक विज्ञान जिसमें क्रिस्टलों में परमाणुओं के संरचना विन्यास का अध्ययन किया जाता है, इसमें एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा क्रिस्टलों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। अगला है रियोलॉजी, इसके अंतर्गत किसी पदार्थ के विरूपण एवं उसके प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। अगला है मेटालोग्राफी, इसके अंतर्गत धातुओं की संरचना एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड, इसी के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।